नमस्कार। राम राम। देश को एक बहुत बड़े झंझट से मुक्ति मिल गई। पिछले 8-10 दिनों से जो अव्यवस्था इस देश में पनप रही थी, जो आक्रोश लोगों के मन में था, वह जो है अंततः अब थम गया होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए कानून पर रोक लगा दी है और इस पर जो है अगली सुनवाई जो है मार्च में होगी, 19 मार्च में। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए ये भी कहा कि इस कानून के दुरुपयोग की आशंका है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अदालत ने कही वो ये है कि ये पुअरली ड्राफ्टेड है। आपको जो भी मुझे देखते हैं और ध्यान होगा, 2 दिन पहले के वीडियो में मैंने यही बात कही थी कि इस ड्राफ्ट को जो भी कानूनविद जो हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो समझते हैं कि उसकी भाषा क्या होती है, बारीकियां क्या हो, किस तरह से लिखा जाता है, ये सब नियम कानून बनाए जाते हुए कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तब उन्होंने हंसते हुए कहा था कि इसकी जो भाषा है वो किसी अधकचरे बाबू के द्वारा तैयार की गई है जिसे जो है ठीक से पता नहीं है कि कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए, और उस खराब ड्राफ्ट के कारण ही सारा भ्रम जो है उपजा है। और लोगों के मन में ये शंका बैठ गई है कि इसमें कथित रूप से उच्च जाति के छात्रों के साथ भेदभाव किए जाने को जो है एक तरह से वैध कर दिया गया है कि भाई आपके बच्चे अगर वहां जाएंगे तो उनका शोषण हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि समानता का अधिकार जो है सबके लिए है, यानी कोई एक वर्ग का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए समानता का अधिकार कुछ और है, तुम्हारे लिए कुछ और है। और ये बात जो है बहुत भले तरीके से सबको समझ लेना चाहिए कि समानता, जो संविधान में जो समानता का अधिकार प्रदत्त है, जो दिया गया है, वह सबके लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक वर्ग जो है कोई कहे कि हमारे लिए समानता का अधिकार ये है और आपके लिए समानता का अधिकार वो है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इन दिनों जब भारतीय समाज में बहुत सारे लोगों का असली रूप सामने आया, तब यह भी समझ में आ गया कि हम मूलतः बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, हम मूलतः बहुत जातिवादी हैं, और हमारे भीतर की जो जातिवादी कुंठा है वह सामने आ जाती है। यह दोनों पक्षों के बात और व्यवहार से स्पष्ट हो गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उल जलूल टिप्पणियां कर रहे थे। आपको समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कंचना यादव का वो बयान भी याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1000 वर्ष तक हमारा शोषण किया, अब हम करेंगे इस कानून के सहारे। मतलब खुले डंके एक चोट पर ऐलान था कि हम जो है फंसाएंगे। अब उसी तरह से दूसरे पक्ष के लोग थे जो कि अनर्गल टिप्पणियां कर रहे थे, जातिगत टिप्पणियां कर रहे थे और बहुत उल जलूल बक रहे थे। इसलिए सबकी कलई खुल गई ऐसे लोगों की जो अपने आप को राष्ट्रवादी या हिंदू कहते थे, लेकिन एक झटके में उनका सारा विश्वास डिग गया और उसके बाद जो है वे सड़क पर उतर गए, आ गए अपने असली रंग में, अपने असली रूप में। वे प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे और सभी ऐसे लोगों को गाली दे रहे थे जिनके लिए वे कहते थे कि नहीं नहीं ये सब अच्छे लोग हैं। इसलिए भारतीय समाज में मुझे लगता है कि दूरदृष्टि की कमी है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। हो सकता है अगर यहाँ पर लोग मुझ पर कोई निजी टिप्पणी करें और कटाक्ष करें, जैसा कि लोग कहते हैं कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, जबकि मुझे ऐसा कोई भ्रम कभी रहा नहीं कि मैं ज्ञानी हूं या अज्ञानी हूं। मैं अपनी बात कहता हूं और मेरा यह स्पष्ट मत है कि एक सनातनी सरकार जिसने हिंदू समाज के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके नवजागरण के लिए इतने सारे कार्य किए हैं, वही सरकार कोई भेदभाव मूलक कानून लेकर के नहीं आ सकती। कुछ गड़बड़ियां जरूर हुई होंगी, जैसा कि मैंने कहा कि ड्राफ्टिंग में कोई समस्या हुई होगी अथवा उसे जो है ठीक तरीके से गढ़ा नहीं गया, जिसके कारण यह भ्रम फैला। लेकिन सरकार को सचेत रहने की आवश्यकता है कि कैसे जो है ड्राफ्ट किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन 2 महिलाओं के कहने पर यह सारा माल फैला है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि 2012 का जो कानून था यूजीसी को, उसे एक तरह से चैलेंज दिया था रोहित वेमुला और पायल की मदर ने, और दोनों के ही संदेहास्पद चरित्र रहे हैं, क्योंकि ड्यूबियस जिसे हम कहते हैं, क्योंकि एक ने फर्जी एससी का सर्टिफिकेट लगाया था और दूसरे ने भी कुछ उसी तरह का काम किया था, जिन्होंने चैलेंज किया था कि भाई इस देश में जो विश्वविद्यालय हैं वहां पर भेदभाव होता है छोटी जाति के छात्रों के साथ। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने
नया कानून बनाने को कहा था, और नया कानून जब बनाया गया तब उसी कानून के ड्राफ्टिंग में जो गड़बड़ी हुई उसको लेकर के ये सारा बवाल हुआ, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही उसे जो है निरस्त किया। तो इसमें जो लोग तत्काल प्रभाव से नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे थे उन्हें समझ लेना चाहिए कि इसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका कहीं से कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि वो बैठ करके उन्होंने ड्राफ्ट नहीं किया था। एक सरकार का जो मुखिया होता है, आप किसी भी आयोजन में जाते हैं, वहाँ का जो मुख्य आयोजन करता होता है, जो आयोजक होता है, वह 10 काम के लिए 10 लोगों को जिम्मेदारियां देता है कि तुम यहाँ बल्ब लगाओगे, तुम वहाँ कालीन बिछाओगे, तुम वहाँ वो करोगे, तुम वहाँ झालर लटकाओगे, तमाम तरह की। उसमें से अगर किसी का काम ठीक नहीं होता है तो कई बार बाद में पता चलता है कि अच्छा ये काम ठीक नहीं हुआ था। इसलिए आप किसी ऐसे व्यक्ति की मंशा पर प्रश्न नहीं खड़े कर सकते और तत्काल प्रभाव से उन्हें गालियां नहीं दे सकते, जिन्होंने पिछले वर्ष में अक्खड़ जिजीविषा के साथ इस देश के विकास के लिए और समस्त हिंदू जनों को समदृष्टि मूलक भारत देने के लिए बहुत सारे श्रम किए हैं। मतलब ऐसा अथक प्रयास किया है जिसका कोई उदाहरण हमें पहले नहीं मिलता। इसलिए हमें थोड़ा परिपक्व होकर के सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि हम क्यों तत्काल जो है गाली देने लगते हैं नरेंद्र मोदी को, और कहने लगते हैं कि ये आदमी हिंदू नहीं है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कि निरंतर अपनी हिंदू छवि को उद्घाटित करता चलता है, जो निरंतर माथे पर त्रिपुंड लगा करके भारत के तीर्थों का उद्धार करने में लगा हुआ है, वहां जाता है और अपनी उस छवि से भारतीय समाज में केवल यही प्रचारित करता है कि इसी पथ पर चलने की आवश्यकता है, धर्म के प्रति आग्रही रहो, दृढ़ रहो, अपने धर्म से डिगो मत। वह व्यक्ति भला हिंदू नहीं तो और क्या है। और समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग जब यहाँ अभी हंगामा कर रहे थे और अपना एजेंडा निकाल रहे थे, एक तरह से अपने भीतर की जो कुंठा थी उसका प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें कि जातिगत टिप्पणियां करने वाले और गालियां देने वाले प्रधानमंत्री को बहुत सारे लोग थे, जिनके स्वार्थ की सिद्धि न हो सकी पिछले 10-11 वर्षों में। वे सब चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि जो है बनिया क्या देश चलाएगा, क्षत्रिय राजा होता है, क्षत्रिय को राजा होना चाहिए, योगी जी आप चढ़ जाओ, हथिया लो सत्ता। अब बताइए, किसी लोकतांत्रिक देश में इस तरह की बातें करने वाले लोग जो हैं अपने आप को विचारक कहते हैं और कहते हैं कि हिंदू उद्धारक है। भला ऐसा कौन सी ऐसी विधि है जिससे कि योगी जी जो है सत्ता हथिया लेंगे मोदी जी से हाथ में लेकर के और प्रधानमंत्री बन जाएंगे? क्या ये राजशाही चल रही है इस देश में? ऐसा करना संभव है? आप स्वयं विचार करके देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं योगी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना आदर करते हैं, जो उनके भाषणों से कई बार जो है पता चलता है। नरेंद्र मोदी और योगी के बीच में खटपट है, इस तरह की बातें करने वाले और दुष्प्रचार करने वाले इस देश में बहुत हैं। जातिवादी ऐसे लोग जिनकी भीतर की कुंठा निकलती रहती है बार बार ऐसे बयानों से और इस तरह की टिप्पणियों से, उन्हें समझ लेना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री न रहे होते तो योगी जी भी मुख्यमंत्री न हुए होते। आज अगर ममता बनर्जी केंद्र में प्रधानमंत्री बनकर के आ गई तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में क्या कर पाएंगे? आप स्वयं इसका उत्तर खोज लीजिए। इसलिए हमें थोड़ा धीरज रखना चाहिए, ठहर करके देखना चाहिए। सरकार जब काम करती है उसमें कई बार कुछ ढीला पोली हो जाती है, कुछ गड़बड़ियां हो जाती है, जिससे कि अव्यवस्था फैलती है या भ्रम की स्थिति उपज जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह ठग रही है और हिंदुओं को बांट रही है। हिंदुओं को बांटने का काम करना होता तो पिछले 11 वर्ष में कर लिया होता। दलितों और पिछड़ों के आरक्षण का जो प्रश्न है उसको लेकर के आप तंज नहीं कस सकते, क्योंकि आरक्षण जो है वह चलता रहेगा। उसे हटाने उठाने की बात करना इस देश में संभव नहीं है। कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो ये काम कर सकता है। वह व्यवस्था जो है धीरे 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 चलते हुए जब एक समता मूलक समाज का निर्माण होगा और देश आगे बढ़ जाएगा आने वाले वर्षों में, दशकों में, तब वह व्यवस्था हो सकता है स्वयं समाप्त हो जाए। लेकिन कुछ इस तरह की मांग करने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनकी मांग पर कभी विचार नहीं किया जाएगा। और जिन दलों की ओर वे देख रहे थे अभी कि सबक सिखाएंगे नरेंद्र मोदी को, उनके सत्ता में आ जाने के बाद उनकी क्या गति होगी इसकी कल्पना भी शायद उन्होंने की होगी। नहीं की होगी तो उन्हें अवश्य जो है कर लेना चाहिए। आशा करता हूं आप मेरी बात से सहमत होंगे
और अपनी टिप्पणियां अवश्य करें, अपने विचारों से अवगत कराएं। मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग न करें। मुझसे सहमत नहीं है तब भी संयत भाषा में अपनी बात कह सकते हैं, और तू कह करके और निजी आक्षेप करने से कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।